स्वागत करिए। आज हम जिस संस्था के बैनर के तले इकट्ठे हुए हैं, ये चौथी सभा का आयोजन है इस संस्था के द्वारा। 2018 में जब स्थापना हुई थी, स्थापना काल के समय में हम लोग उसमें उपस्थित थे और हम लोगों की उपस्थिति में इस संस्था की स्थापना भी हुई थी और प्रथम कार्यकारिणी अध्यक्ष से लेकर महामंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष सभी लोगों का निर्वाचन भी हुआ था और उसके समापन के बाद ही हम लोग रांची से विदा हुए थे, पटना से। हमारे रामोतार बाबू भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और भी अखिल भारतीय सैनिक संघ के लोग उसमें उपस्थित थे। आज भी वे अधिकांश चेहरे इस सभा कक्ष में हमारे समक्ष मौजूद हैं और भी बहुत सारे विद्वान प्रखर हमसे ज़्यादा अनुभव वाले लोग उपस्थित हैं, तो थोड़ा हम नरभसा गए हैं बोलने में, माफ़ कीजिएगा। नरभसाए हुए में कुछ बोल दिए ज़्यादा, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। स्वाभाविक है, जब अपने समक्ष जब नज़र दौड़ाता है आदमी और सभा कक्ष का अद्भुत नज़ारा होता है तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता ही है। और इस संस्था के आज भी जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कुमार वैसे तो बिहार के ही निवासी हैं, समस्तीपुर में महदीनगर एक जगह है, और आकर यहाँ आए, अपनी सेवा में दिए और झारखंड में ही रच बस गए। अब ये झारखंड के हैं। मैं उनका इस मंच से अखिल भारतीय सैनिक संघ की ओर से अभिनंदन करता हूँ कि वे उस समय से इस गुरुतर भार को, अध्यक्षता को आज तक सफलतापूर्वक निभाया है। और हमारी उम्मीद है, हमारी संस्था को की भी यह आशा है कि आगे भी इस समाज को ये दिशा प्रदान करते रहेंगे, चाहे वो अध्यक्ष रहें, मुख्य संरक्षक रहें, जिस दिशा में रहें वे समाज के ही रहेंगे, हमारा विश्वास है। उसके बाद अशोक कुमार जी आज हमारे बीच मुख्य संरक्षक के रूप में इस एक परिवर्तन सामने आया है। उस समय महामंत्री हुआ करते थे, आज मुख्य संरक्षक के रूप में इसमें उपस्थित हैं। वो इस समाज के लिए हर पल हमने उनको जीते हुए पाया है और हर पल अपना इस समाज को देते हुए पाया है। चाहे कितनी भी शाखाएं बट गई हो इस समाज में, पूर्व के संगठन में भी उतने ही वे शक्तिशाली, उपयोगी और कार्य के रूप में प्रस्तुत करने वाले थे। और आज भी जब वे एक लंबी बीमारी के बाद जब पुनः वो इस जोश खरोश के साथ इस आयोजन से जुड़े हैं, तो उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही है कि ऐसा व्यक्तित्व तो अगर समाज को सारी जगह पे मिले तो हमारा समाज को इन प्रस्तावों को बार बार पारित करने की आवश्यकता नहीं हो। मैं तहे दिल से अशोक कुमार जी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं यह हार्दिक रूप से शुभकामना प्रकट करता हूं कि वे आगे भी समाज को अपना नेतृत्व, अपना अनुभव, अपना कृतित्व प्रदान करते रहें। मैं अब आगे बढ़ते हुए कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनय कुमार लाल जी हैं, उस समय से है जब से इसकी स्थापना हुई थी, कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं अपनी जातियों के सम्मेलन में, मातृशक्ति वहाँ नगर में हुआ करती है। और आज जब मैं यह देख रहा हूँ कि हमारे पुरुष सज्जन शक्ति से ज़्यादा मातृशक्ति उपस्थित है, तो इस समाज को मैं समझ रहा हूँ कि समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे मनुस्मृति में यह उल्लेख है कि जहाँ भी नारी की पूजा होती है, जहाँ भी नारी उपस्थित होती है, वही समाज आगे बढ़ता है। तो यह शुभ लक्षण इस सभा में है और खास करके यह जो अवसर है मातृशक्ति की पूजा का अवसर है। हम दुर्गा के रूप में अभी घर घर में पूजा कर रहे हैं और जहाँ भी नारी पूज्यते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं उस समाज का विकास होता है। तो मैं धन्य हूँ इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर, खास करके यहाँ के प्रबंधन की ओर से कि जिनके द्वारा मुझे यह मौका मिला
और यह नज़ारा देखने को मिला कि मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। हम चाहेंगे कि संगठन में भी नेतृत्व में, इस संगठन में मातृशक्ति को आगे लाया जाए, और जब उनको आप आगे लाएंगे तो पुरुष समाज भी उनके साथ पीछे पीछे जुड़ेगा। पूरा कुटुंब जो बनता है ना, नारी शक्ति उसकी केंद्र बिंदु होती है। नारी शक्ति के केंद्र बिंदु में ही सारा परिवार और सारा कुटुंब आगे बढ़ता है। तो नारी शक्ति को भी केंद्र में लाने का मैं प्रार्थना करूंगा। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय देना चाहूँगा और नमन करना चाहूँगा इस झारखंड की धरती का। तो हमारे साथ आप लोग एक बार जम के नारा लगाएं, झारखंड की धरती जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड की धरती, झारखंड की धरती, सैनिक समाज जिंदाबाद, हिंदू समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद। मैं आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि मैं झारखंड की धरती का क्यों नमन कर रहा हूँ। उत्सुकता होगी आप लोगों को। ये एक लंबी कहानी है। जब जातीय संगठन का इतिहास शुरू हुआ था तो 1945 में हमारे जातीय संगठन का भी इतिहास इसी धरती से प्रारंभ हुआ था। आदरणीय परम पूजनीय बलदेव प्रसाद साहू लोहरदगा और स्वर्गीय लक्ष्मी साहू चाईबासा, ये दो ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे महान आदमी थे जिन्होंने अपनी जाति के संगठन के महत्व को न सिर्फ समझा बल्कि उसमें कदम बढ़ाते हुए अखिल भारतीय सैनिक संघ की स्थापना हुई। यह वही धरती है जहां से हमारी जातियों के संगठन की परंपरा शुरू हुई है, उसका आधार पड़ा है, उसका बीजारोपण हुआ है, जिसके फलस्वरूप आज हम वृक्ष के रूप में अपने जाति के संगठन को पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि हमारे जाति के संगठन में जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था वह परिकल्पना आगे बढ़ते हुए नहीं दिखती है, जिसकी एक बिंदु आज इस पर चर्चा भी होनी है। मैं उस समय इस बात को रखूंगा। अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं जो यहाँ प्रस्ताव के रूप में रखा गया है, और सबसे पहला प्रस्ताव है कि सामूहिक कार्यक्रमों, शादी विवाह में मदिरा और मांस का प्रचलन पर रोक होना चाहिए। भाई मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रणाम करता हूँ, हम अपनी बड़ी बेटी की शादी की बात करने आया झारखंड में गिरिडीह, तो बात चली, बात पक्की हो गई और बारात जाना था हाजीपुर, हमारा घर हाजीपुर है। तो लड़के के बड़े भाई 8 दिन पहले मेरे यहाँ आए, कुछ विधि व्यवहार भी होता है, तो विधि व्यवहार के बाद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब लगा कि जो प्रस्ताव यहाँ लाया गया है वो सचमुच में अब कार्य रूप में आने वाला है, इसलिए कि माताओं बहनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई, तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा बिंदु दहेज उन्मूलन। बड़ा कठिन बात है। हमारे अध्यक्ष सभापति जी ने कहा है दहेज उन्मूलन। हम लोग कसम खाते हैं, पोस्टर चमकाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि दहेज लेना और देना कानून भी है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। क्या हम लोग अपने समाज में ऐसा कर पाते हैं? सच्चे दिल से बताइए, नहीं कर पाते हैं। और तो और दहेज जहां तक बढ़ते जा रहा है, और शादियों में आडंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसका व्यय लड़की वालों को मजबूरी में वहन करना पड़ता है। रिंग सेरेमनी करना पड़ता है, फोटो शूट करना पड़ता है। क्या पहले ऐसा होता था? पहले सादगी से शादी होती थी, हमारे सभी कुटुंब लोग जुटते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, कोई गेहूं चुनता था, कोई चावल फटकता था, इस तरह से सहयोग करते थे और समाज में शादियां हुआ करती थी। लेकिन नहीं, आज मेहमान आते हैं तो मेहमान बन के आते हैं हमारे यहाँ, और कितने दिनों के लिए? 1 दिन के लिए। विवाह भवन में आएंगे, मौसा मौसी फूफा फुआ सभी आएंगे। कितना समय मिलता है आपस में परिचय? कोई समय नहीं मिलता है, और यहाँ से फिर अपने घर को विदा हो जाते हैं। क्या पहले हमारी शादी व्यवस्था जो है पुराणों में, वेदों में, मनुस्मृति में जो व्यवस्थाएं दी गई है, क्या इसी तरह की है? नहीं। शादी में सिर्फ लड़का लड़की का ही मिलन नहीं होता है, था पूरे कुटुंब का आपस में इंटरेक्शन होता था, और सारे कुटुंब एक साथ मिलके
फूफा फूफा को माला पहना रहा है, मौसा मौसा को माला पहना रहा है। इस तरह से एक एकीकृत समाज बनती थी। कुटुंब जो प्रबोधन आज हमारे बीच जरूरी हो गया है, हम एकल परिवार की ओर हो रहे हैं और जो ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गया है। और सरकार भी कहती है छोटा परिवार तो अच्छा परिवार। अरे हम कितने दुखी हो गए छोटे परिवार होके। हमारे बाल बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, हम मर जाते हैं तो 7 दिन के बाद बगल वाला जब दुर्गंध मिलता है तब तो पता चलता है कि फलनवा तो गलाई। तो ये दुखी हुआ कि सुखी हुआ? इसलिए हम लोगों को इस पर भी विचार करना है कि कैसे पहले वाली प्राचीन व्यवस्था में, पहले वृद्धाश्रम कहीं होता था क्या? नहीं। कहीं वृद्धाश्रम की परिकल्पना थी क्या? आप लोग बताइए। हर घर वृद्धाश्रम था, हर घर में जो बूढ़े होते थे उनको देखने वाला अगली पीढ़ी हर घर में तैयार हो जाता था। आज क्या है, हम अपने बूढ़ों बूढ़ियों के लिए एक ऐसे घर की तलाश करते हैं जहां उनकी देख रेख करने वाला कोई और हो और उसका संपत्ति उन्होंने लालन पालन में जो हमारे लिए प्यार धन सबकी वर्षा की, सबको न्यौछावर कर दिया, वो अलग रहे। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था हमको मंजूर है क्या? ऐसी सामाजिक व्यवस्था मुझे मंजूर है क्या? समाज में जगह जगह वृद्धाश्रम की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने समाज को 2-3 पीढ़ी को एक साथ लेके चले तो समाज में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल गया हूं। इसके बाद जो मृत्यु भोज वाली बात है, तो मृत्यु भोज वाली बात में हमारे महासचिव महोदय ने कहा कि जो वृद्धजन का देहांत हो जाता है तो उसमें कुछ समय के लिए तो चलो भाई ठीक है, लेकिन जब कोई नौजवान किसी परिवार में मर जाता है और उन पर मृत्यु भोज का भार पड़ता है तो वो बड़ा ही दुखद होता है। इसके विपरीत मैं एक बात कहूँगा कि हमारे उत्तर बिहार में ऐसी परंपराएं हैं कि वृद्धजन भी मर जाता है तो उनको मृत्यु भोज के भार से लाभ दिया जाता है। उनको आवश्यक रूप से 3 दिन 4 दिन पूरे समाज को भोज कराना पड़ता है और इसके चलते वो अपना जमीन अपना संपत्ति गिरवी रखते हैं। और शास्त्रों में कहीं भी इस तरह के मृत्यु भोज करने का उल्लेख नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। श्रद्धा से जो भोज करे उसी को श्राद्ध कहते हैं, लेकिन बाध्यता जब बन जाए तो श्राद्ध नहीं होता है, अभिशाप होता है। और वैसे जगह पर बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम भी उस पाप के भागी होते हैं। अब मैं वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो यहाँ होता रहा है, शिक्षा के स्तर की बात कर रहा हूँ, तो हमारे सभापति महोदय ने कहा और हम लोग भी उसमें अग्रसर हैं। अखिल भारतीय शौनडिक संघ की ओर से पटना में एक शौनडिक सदन का निर्माण किया गया है और उसमें छात्रावास का रूप भी दिया गया है, जिसमें 80 छात्र अभी झारखंड और बिहार मिला के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोगों को हम रखते हैं, झारखंड और बिहार मिला के अभी वहाँ 80 छात्र बहुत ही कम, जैसे बिजली सफाई के खर्च पर ही वहाँ रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में सफल भी हो रहे हैं। पिछले दिनों एक्स स्टूडेंट का वहाँ मिलन समारोह हुआ तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ से पढ़ के निकलने वाले लोग न सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बल्कि पटना में एसपी भी हैं, डीआईजी भी हैं, वे सारे लोग इस मिलन कार्यक्रम में आए। तो इस तरह की व्यवस्था समाज को देनी होगी, तभी हम इस प्रस्ताव पर सफलतापूर्वक उतरेंगे। और हमने एक शिक्षा कोष का भी गठन किया है, 5 लाख रुपए का अभी हमने गठन किया है, आगे उसको बढ़ाएंगे और उसके ब्याज से हम लोग निर्धन छात्रों को, अपने समाज के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रारंभ अप्रैल से करने जा रहे हैं। साथ ही विवाह, निर्धन कन्याओं के विवाह के मद में 50,000 प्रति साल, एक हमारे दाता समाज के दाता ने 50,000 प्रति साल देने का निर्णय लिया है, जो हम गरीब अपने समाज के निर्धन कन्याओं को के शादी विवाह में उसको सहायता के रूप में देते हैं। उसी प्रकार जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं जब भी आते हैं तो झारखंड के संगठन भी और हम लोग भी मिलजुल के, चाहे वो झारखंड के हो चाहे बिहार को, हम लोग मदद करते हैं। इस तरह से यह मदद अगर एकजुट हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। हमें इस सोच पर आगे बढ़नी है। 2 बातें इस प्रस्ताव में नहीं आई है, मैं चाहता हूं कि संक्षेप में उन 2 बातों का उल्लेख करूं। एक तो ये कि हम लोग अपने लिए जीते हैं,
लेकिन इसमें एक प्रस्ताव आना चाहिए कि सप्ताह का 6 दिन अपने परिवार के लिए और 1 दिन अपने समाज के लिए जीना है। क्या शिवरत्न बाबू? 6 दिन अपने परिवार के लिए और 1 दिन समाज के लिए जीना है। ऐसा प्रस्ताव हम लोग लेंगे क्या? ऐसा प्रस्ताव हम लोग लेंगे क्या? 6 दिन परिवार के लिए और 1 दिन समाज के लिए। हमारे समाज के उन्नति में आप सब जब 1 दिन लाए तो पंख लग जाएगा और ऐसी उड़ान भरेगी। दूसरा, मैं अपना बात समाप्त करने के पहले दूसरा ये बात करता हूँ कि जब तक हम एक न होंगे, एकता की बात चली मन से, हमारे महासचिव जी एकता की बात किए, लेकिन हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, झारखंड में भी पिछले दिनों से देख रहे हैं 2-3 नहीं 5-5 संगठन चल रहे हैं सारी जगह पर। दिल्ली में पिछले दिनों दिल्ली में हम लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया प्यारेलाल भवन में, वहाँ भी 2 ग्रुप है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने यह तैयारी 3 महीना पहले से शुरू कर दी थी, इसकी घोषणा भी शुरू कर दी थी। तो दूसरा जो संगठन है उसने ठीक उस सम्मेलन के 15 दिन पहले एक और सम्मेलन के आयोजन की घोषणा कर दी। क्यों? ताकि जो वो सम्मेलन हो, जो प्यारेलाल भवन में जो सम्मेलन हो, वो कमजोर पड़ जाए। ऐसी भावनाओं से समाज के लोगों को बचना होगा, समाज के लोगों को समाज के लिए सोचना होगा, समाज के प्रति समर्पित होना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ से एक निर्णय और ले कि जितने भी संगठन में हम विभाजित हैं, क्यों नहीं प्रयास ऐसा किया जाए भविष्य में कि वे सारे संगठन एक हो जाए। तो आज हम शक्ति हैं, कल महाशक्ति होंगे। आज हम यूनियन हैं तो कल यूनाइटेड नेशन हो जाए। हमको यह धारणा, यह स्वरूप हमको आगे बढ़ के प्रस्तुत करना होगा। और हमारे प्रबुद्ध वर्ग से यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वे आगे आए इस काम के लिए। और इस धरती से, जहाँ से अखिल भारतीय सैनिक संघ के अपनी जाति की स्थापना की शुरुआत हुई थी, बीजारोपण हुआ था 1945 में, इसी की धरती से यह एकता का भी आंदोलन शुरू हुए और यहाँ एक झारखंड सैनिक संघ बने। इसी कामना के साथ, इसी आह्वान के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना समय दे दिया। मैं वसाइल में अगर हम कोई बात बोल दिए हों तो उसको भाई माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ आपको पुनः अखिल भारतीय सैनिक संघ की ओर से हार्दिक रूप से नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक सूचना देता हूँ कि हमारे कार्यालय सचिव इस हॉल में उपस्थित हैं। आप जितने लोग अखिल भारतीय सैनिक संघ का सदस्य बनना चाहते हैं, आप उनसे फॉर्म प्राप्त करके सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि उस सदस्यता से जो राशि प्राप्त होगी वो हम संघ के लिए अस्थायी कोष के रूप में जमा कर रहे हैं, जो संघ के लिए उनके दैनंदिन कार्य के लिए आजीवन काम आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आयोजक से माफी चाहते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।